एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन सी शार्प में होता क्या है? इनकैप्सुलेशन सर हो गया कि शोइंग एसेंशियल पार्ट, हाइडिंग नॉन एसेंशियल पार्ट सर। अब्स्ट्रैक्शन। तो उसमें सर वाइस वर्सा हो जाएगा सर उसी का। हाँ, अब्स्ट्रैक्शन जो हो गया, इट इज यूज टू शो एसेंशियल पार्ट एंड हाइड नॉन एसेंशियल, है ना? ठीक है, चलो देखो देखो तो स्क्रीन शेयर हो गया। फिरदौस दिख रहा है? जी सर। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर द वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन सी शार्प. Abstraction in C Sharp is the process to hide the internal details and showing the functionality only. बात वही है कि it is used to show essential part and hide non-essential. Abstraction हम लोग दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, एक by using abstract class और दूसरा by using interface. Abstract class and interface both can have abstract methods which are necessary for abstraction. हम लोगों ने इंटरफेस भी पढ़ा है ना, अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी पढ़े हैं। तो इंटरफेस में होता क्या है, जितने भी मेथड्स वगैरह बनाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट? पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट। यस या नो? अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? मेथड विच इज डिक्लेयर अब्स्ट्रैक्ट एंड हैज़ नो बॉडी इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट मेथड। वैसा मेथड अब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाता है जिसका कोई बॉडी नहीं होता है। इट कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द अब्स्ट्रैक्ट क्लास ओनली। इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय ड्राइव्ड क्लासेस। इसका मतलब ये है कि जब भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेगा यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड तो वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही बनेगा। और चूंकि हम सभी को पता है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस नहीं बनता है, तो इस मेथड की बॉडी का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा? उसके चाइल्ड क्लास में। ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन सी शार्प इज इंटरनली ए वर्चुअल मेथड, सो इट कैन बी ओवररिडन बाय द ड्राइव्ड क्लास। वी कांट यूज स्टैटिक एंड वर्चुअल मॉडिफायर्स इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मेथड से पहले स्टैटिक और वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगा सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है? इन सी शार्प एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास विच इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इसका मतलब ये है कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो तो इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों टाइप का मेथड्स हो सकते हैं। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, जैसा कि अभी मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस नहीं बनता है, इंटरफेस का भी इंस्टेंस नहीं बनता है। ठीक है, डिफरेंस ये है कि इंटरफेस के सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जबकि एब्स्ट्रैक्ट के मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों होते हैं। और डिफरेंस ये है कि हम लोग एक से ज़्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंटरफेस में मल्टीपल क्लास का यूज कर सकते हैं सर? हैं? इंटरफेस में मल्टीपल क्लासेस का यूज कर सकते हैं सर? हाँ, वही बोल रहा हूँ कि वी कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस वेयर एज इन क्लास वी कैन नॉट इनहेरिट मोर देन वन क्लासेस। ठीक है ना? तो इसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इस एग्जांपल्स को लेकर के चलते हैं। ये जो एग्जांपल को शो कर रहा है ये एग्जांपल आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के है। ऐसा एग्जांपल्स मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। चलिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस एग्जांपल को और इसके बाद आपको समझाता हूँ कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे काम कर रहा है, फिर मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन भी बताऊँगा। तो चलिए यहाँ से विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे दोनों काम कर रहा है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को बनाते हैं और इसकी बॉडी को ड्राइव क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लिया हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं अननेसेसरी नेम स्पेसेस को हटा दे रहा हूँ और इसके बाद जो मैंने कोड कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम शेप है और आपको दिख रहा है कि शेप के अंदर एक जो मेथड आपको दिख रहा है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वाई इट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड? बिकॉज अभी अभी हमने पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड के कोई मेथड की बॉडी नहीं होता है, ये बॉडी लेस होता है। और ऑलवेज जब भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बनेगा तो यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बनेगा। और अभी हमने ये भी पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं होता तो उसकी बॉडी लिखने का काम उसका चाइल्ड क्लास करता है। जिस भी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने बना लिया है तो उसकी बॉडी कौन लिखेगा? उस क्लास का चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे शेप क्लास का चाइल्ड कौन है? रेक्टेंगल है। ठीक है,
अब इसके अंदर ड्रा एक मेथड है। अच्छा, ये वही मेथड है जो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है। तो हम लोगों ने भी पढ़ा है कि जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड को चाइल्ड में आप लिखते हो तो फिर उसे ओवरराइड करना पड़ता है। ये तो सिंपल एक एग्जांपल है स्टैक क्लास ऑफ स्टैक मेथड्स का। एक और सर्किल क्लास भी है, यानी मान के चलिए तो यहाँ पे मल्टी लेवल का कंसेप्ट है। वी हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है कि जब किसी चाइल्ड क्लास का कोई चाइल्ड होता है, यानी चाइल्ड का अगर कोई चाइल्ड है तब वो मल्टी लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड कौन है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के चाइल्ड, सॉरी यहाँ पे ये मल्टी लेवल नहीं है, हियरार्किकल कह लीजिए। एक पेरेंट के दो चाइल्ड, तो हियरार्किकल हुआ ना सजाद, मल्टी लेवल नहीं है। एक शेप क्लास है और दो इसके चाइल्ड हो गए, सर्कल और रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल का भी शेप निकलेगा और सर्कल का भी निकलेगा। तो वी आर इनहेरिटिंग द सेम क्लास दैट इज शेप बाय टू डिफरेंट क्लासेस, दैट इज rectangle and circle. So if you are inheriting the same class by two different classes, this is the concept of hierarchical inheritance. ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ड्रा जो मेथड है, इस ड्रा मेथड को ओवरराइड कीवर्ड से ओवरराइड किया गया, चूंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और सेम यहाँ पे भी ड्रा को फिर से ओवरराइड किया गया, क्योंकि सर्किल भी उसी का चाइल्ड है शेप का। तो यहाँ पे ड्रा ओवरराइड किया गया और एक नया मैसेज दिया गया, ड्राइंग सर्किल और यहाँ पे ड्राइंग रेक्टेंगल। अब दो अलग अलग क्लासेज हैं, दो अलग अलग चाइल्ड क्लास है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर टू डिफरेंट चाइल्ड क्लासेज होंगे तो दो डिफरेंट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस भी बनाना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने शेप का एक इंस्टेंस बनाया, पेरेंट क्लास का ही, चाइल्ड का नहीं, बट उसमें रेफरेंस किसका पास कराया? फर्स्ट चाइल्ड का। ये भी एक तरीका है। हालांकि आप डायरेक्ट भी रेक्टेंगल क्लास का इंस्टेंस बना के रेक्टेंगल का रेफरेंस पास करा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया, मैंने रेक्टेंगल पास किया, रेक्टेंगल का रेफरेंस को पास किया। ठीक है, इसके बाद फिर से हमने यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक और रेफरेंस पास किया, दैट इज सर्कल। यानी क्या एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक से अधिक रेफरेंस पास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिस प्रकार से x की वैल्यू 10 है और अगले लाइन में x की वैल्यू 20 है, तो x की वैल्यू क्या रहेगा, 10 या 20? 20 फिर से बोलिए तो सर। x का वैल्यू 10 है, फिर अगले लाइन में x का वैल्यू 20 है, 20 हो जाएगा सर। 20 रहे सर होगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। मान के चलिए अभी सबसे पहले ड्रा का रेफरेंस एस में गया, वापस सर्किल का जब रेफरेंस एस में गया तो रेक्टेंगल वाला रेफरेंस तो रिमूव हो गया, रिप्लेस हो गया। एक बार में ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही रेफरेंस रहेगा ना, चूंकि आप इक्वल टू साइन यूज कर रहे हैं। तो इक्वल टू के केस में होता है क्या है कि पुराना ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो रिलीज हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? रिलीज होगा नहीं होगा, बताओ जरा। होगा सर। पहले आपने रेक्टेंगल का रेफरेंस डाल दिया, फिर उसी ऑब्जेक्ट में आप सर्किल का डाल दिए, तो रेक्टेंगल वाला जो रेफरेंस था वो क्या हो गया, हट गया, और फिर वापस सर्किल का रेफरेंस आ गया। और जैसे ही सर्किल का रेफरेंस आया तो हुआ क्या कि सेम ऑब्जेक्ट के अंदर दो रेफरेंस पास हुआ, बट दो अलग अलग टाइम पे पास हुआ, एक ही टाइम पे तो हो नहीं रहा है। सबसे पहले रेक्टेंगल गया तो एक अपने मेथड को कॉल कर लिया, तो जब रेक्टेंगल का रेफरेंस शेप के ऑब्जेक्ट में गया तो अभी ये शेप का इंस्टेंस किसका बना, रेक्टेंगल का इंस्टेंस बन गया। जिसका रेफरेंस पास कराइएगा उसी का इंस्टेंस बनेगा। यस या नो? यस सर। रेक्टेंगल का जब इंस्टेंस बना तो रेक्टेंगल के इंस्टेंस से हमने क्या किया, ड्रा मेथड को यहाँ पे कॉल करा दिया। अब ये जब ड्रा मेथड कॉल होगा तो आप लोग गेस करके बताओ कि मैसेज क्या प्रिंट होगा जब ये ड्रा चलेगा। तो जब ये ड्रा एग्जीक्यूट हुआ तो मैसेज कौन सा प्रिंट होगा, ड्राइंग रेक्टेंगल या ड्राइंग सर्किल? दोनों होगा सर। दोनों कैसे हो जाएगा सजाद? ड्राइंग रेक्टेंगल इज राइट आंसर। फिर दोस्त सही जवाब दिया है सजाद। दोनों कैसे हो जाएगा, इसी लाइन की बात कर रहा हूं अभी मैं।
अभी तो वो मैं हम इस दोनों लाइन का की बोला बात ही नहीं कर रहा ना। हाँ तो उसमें एक ही होगा सर तो। हाँ, जैसे कहने का मतलब मैं इस लाइन की तो भी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने जस्ट माउस को सेलेक्ट किया और बताया कि आप ये बताइए कि जब रेक्टेंगल का रेफरेंस शेप के एस इंस्टेंस के अंदर पास हुआ और ड्रा मेथड को कॉल किया गया तो फिर रेक्टेंगल वाला मेथड कॉल हुआ, ड्राइंग रेक्टेंगल, यस या नो, हुआ ना। तब जी सर। उसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी इंस्टेंस के अंदर आपने किसी दूसरे क्लास का रेफरेंस पास करा दिया, दैट इज सर्कल। तो आप अगर एस के साथ उस मेथड को कॉल करोगे तो आप सर्कल वाला ड्रा मेथड कॉल होगा, ना कि रेक्टेंगल वाला। यानी अब आपका दोनों हो जाएगा। जब इसे रन कराइएगा तो सबसे पहले रेक्टेंगल का दिखेगा, ड्राइंग रेक्टेंगल, इसके तुरंत बाद आपको दिखेगा ड्राइंग सर्किल। बट ये अभी रन क्यों नहीं हुआ? अच्छा रन हो रहा है, ये रहा कंसोल, ये देखिए, ड्राइंग रेक्टेंगल एंड ड्राइंग सर्किल। तो ये तो कंसेप्ट आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अब्स्ट्रैक्ट मेथड के, जो ऑलरेडी पहले भी मैंने बता दिया था जब इंटरफेस पढ़ाया था, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। साथ साथ मल्टीपल हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ किया गया है और अब्स्ट्रैक्ट क्लास अब्स्ट्रैक्ट मेथड को बताया गया है, ठीक है। चूँकि हम डायरेक्ट शेप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे तो शेप का ऑब्जेक्ट बना करके रेफरेंस किसका पास करा दिया? रेक्टेंगल का। अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐसे करते ना डियर तो एरर आ जाता, ऐसे करने में एरर आ जाएगा। आ गया? क्यों? क्योंकि हम लोग स्टैक क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये रन हो जाएगा प्रॉपर, क्लियर? यस इन है। अब बताऊं अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? चलो बताता हूँ। ये तो हो गया अब्स्ट्रैक्ट क्लास, मैंने इसमें रखा भी हुआ है। अब मैं अब्स्ट्रैक्शंस आपको बताता हूँ। लेट्स, अब्स्ट्रैक्शंस का एग्जांपल आपने डेफिनेशन क्या दिया था सजाद? शोइंग एसेंशियल पार्ट एंड हाइडिंग नॉन एसेंशियल। हमने एक क्लास बनाया फाइंड एरिया के नाम से और इसके अंदर दो वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल बताओ तो किस टाइप का वेरिएबल है, लोकल है या ग्लोबल है? ग्लोबल है सर। ग्लोबल हो गया सर। क्यों? क्योंकि ये क्लास लेवल के अंदर है ना, क्लास लेवल पर। अच्छा ये चीज क्या है? ये जो पब्लिक फाइंड एरिया है ये क्या है? आप लोग गेस करके बताओ। मैं ऑप्शन दूंगा, अगर आप बोलोगे तो कि ऑप्शन दीजिए तो मैं दूंगा। मेथड है सर ये। मेथड किससे होगा सर? मेथड तो लगा ही नहीं है, वॉइड वगैरह तो मेथड है, लेकिन कहीं की तो फंक्शन वाला साइन में है, लेकिन बिना वॉइड का है सर। हालांकि ये चीज पढ़े भी हैं आप लोग, लेकिन वही मैं देख रहा हूँ कि आप लोग याद है किए या नहीं किए। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। पढ़ा था ना कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जिसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, दिखने में फंक्शन की तरह लगता है, मेथड की तरह लगता है, लेकिन ये मेथड नहीं है। कंस्ट्रक्टर क्यों है? क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम दोनों जी सेम सर। है। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के बारे में लोगों ने ये पढ़ा है कि द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू and don't have any return type. So this is what parameterized constructor. So what is the use of constructor? Constructor used to initialize data members simply. So what are the data members here? Width and length, जिसकी टाइप क्या है? डबल। लेकिन अभी इसकी कहानी शुरू नहीं हुआ है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। कहानी जब शुरू होगा तो मेन मेथड से शुरू होगा। अच्छा ये क्या है? ये तो भाई सीधा दिख रहा है कि मेथड है, जिसका काम क्या है? लेंथ एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करना और रिटर्न कर देना। क्यों रिटर्न कर देना? क्योंकि इसके अंदर रिटर्न टाइप लगा हुआ है। जब ये रिटर्न करेगा तो आगे कहाँ स्टोर हो जाएगा? एरिया में, ठीक है। अब देखो यहाँ से शुरू हुआ कहानी मेन मेथड से। एक एरिया नाम का वेरिएबल बनाया, यूज़र को प्रॉम्प्ट किया, दो वैल्यू एंटर करेगा। क्या किया? लेंथ एंड विड्थ। लेंथ एंड विड्थ एल एंड बी के अंदर स्टोर हो गया। फाइनली उसे हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भेज दिए।
ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज एल और बी की वैल्यू सीधे यहाँ पे आ गया कंस्ट्रक्टर में, और उस एल और बी की वैल्यू किसको मिल गया, ब्रेड्थ एंड लेंथ को मिल गया कि नहीं मिला, मिल गया। अब जब मिल गया तो एरिया में जब आप मेथड को कॉल करोगे तो ये मेथड कॉल हो जाएगा, और जो वैल्यू आपने पास किया था वो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के जब रिटर्न होगा तो उसकी रिटर्न इस वाले एरिया में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद ये लाइन से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब चलाइए इसको, जब चलाओगे तो आपसे लेंथ एंड ब्रेड्थ पूछेगा, और ये हमने डाल दिया, और ये आपको थोड़ी देर में आउटपुट आ जाएगा। सो शोइंग एसेंशियल पार्ट इज कॉल्ड abstraction. Say here what we need area of rectangles. We are not aware about that how the area of rectangle calculating inside. So अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो हमको नहीं दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है, द कैलकुलेटिंग एरिया, इन एरिया उसका क्या है वो दिख गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेते हो तो व्हेन यू स्विच ऑन द फैन, जैसे आप स्विच देते हैं फैन के लिए तो फैन मूविंग स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स व्हाट, शोइंग एसेंशियल पार्ट, यानी फैन जब मूव कर रहा है इट मीन्स कि आपने फील किया कि फैन मूव कर रहा है। इंटरनली क्या प्रोसेस है यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। ऐसे सैकड़ों एग्जांपल हैं जो रियल लाइफ एग्जांपल है अबाउट abstraction. सो हियर शोइंग एसेंशियल पार्ट यानी शोइंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड abstraction, and calculating area of rectangle is the part of encapsulation which I will also learn in the next example. और बेहतर एग्जाम्पल से हम लोग अगले एग्जाम्पल में इनकैप्सुलेशन का भी पार्ट को देखेंगे। अभी हमने क्या देखा, अब्स्ट्रैक्शंस। अब इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो बता दो जरा कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये सर जो सारा मेंशन है, यानी ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि लेंथ ब्रेड्थ वगैरह सब डिक्लेयर है, बट वहां पर जब रन होता है तो किस तरीके से काम हो रहा है वो हमें नहीं दिखता, सिर्फ रिजल्ट आता है, तो उसी को बोलते हैं सर, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कार लेने जाते हैं आप, कार के इंजन मशीन में पता नहीं क्या बना रखा, वो तो आपको नहीं बताता है, क्या बताता है कि कार का ये कलर है ना, कार 7 सीटर है या 4 सीटर है, लग्जरी कार है, इसका ये फीचर्स है, फंक्शन है, कितने गियर्स हैं, ये सब बताता है ना, जिसको आप देखने के लिए अवेयर भी रहते हैं। जो कस्टमर के लिए एसेंशियल पार्ट है वो क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्शन कहलाएगा। अब इंजन को देखने भी नहीं आता भाई अंदर में क्या बना रखा है, और अगर आपको दिखा भी दिया ऊपर से तो पता भी नहीं चलेगा अंदर क्या लगा रखा है, चूँकि वो नॉन एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, अंदर कैसे प्रोसेसिंग हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको दिखाएगा भी नहीं कोई भी, है ना। तो ये है आपका सिंपल भाषा में एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब मैं आपको इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल देता हूँ। तो इसी के अंदर एक नीचे एक इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है, इसे मैं आपको बताता हूँ कैसे ये काम कर रहा है। यहाँ पे हमने क्लास बनाया है टेस्ट इनकैप्सुलेशन, यानी शॉर्ट फॉर्म में टेस्ट इनकैप के नाम से, और इसके अंदर 2 वेरिएबल है, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। दोनों वेरिएबल प्राइवेट है। स्टूडेंट नेम हमारा स्ट्रिंग है और स्टूडेंट एज हमारा इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी बना रहे गए हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है आपको आगे पता चलेगा, बट प्रॉपर्टी बेसिकली गेटर सेटर पे काम करता है। इसके 2 एक्सेसर होते हैं, गेट और सेट। गेट का काम है वैल्यू रिटर्न करना, और सेट का काम क्या है, वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना। लिखने के लिए तो हम लोग गेट सेट लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले सेट काम करता है फिर गेट काम करता है, क्योंकि जब तक वैल्यू सेट ही नहीं होगा तो रिटर्न कहाँ से करेगा, यस या नो। सो स्टूडेंट नेम हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। स्टूडेंट एज क्या है, अदर एक और वेरिएबल है। बट नेम जो आपको एन कैपिटल में दिख रहा है, बिकॉज ये नेमिंग कन्वेंशन है। अगर आप C# का रूल्स को पढ़ोगे ना तो क्लास का नाम, प्रॉपर्टी का नाम जब भी आप देते हो तो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। आपने देखा होगा कि जब आप C# में एरे बना रहे थे तो उसका लेंथ प्रॉपर्टी आपने यूज किया होगा। वो लेंथ प्रॉपर्टी क्या है, L उसमें कैपिटल है।
चाहे वो प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी हो या यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टी हो, हर जगह सी शार्प के प्रॉपर्टी का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना लिया, इसके अंदर गेट एंड सेट लगा लिया। गेट क्या कर रहा है? स्टूडेंट नेम को रिटर्न कर रहा है, और सेट क्या कर रहा है? स्टूडेंट नेम के अंदर वैल्यू को शाइन कर रहा है। उसी तरह से एज बनाया, एज वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करेगा और एज सेट के मदद से क्या कर देगा? उस वैल्यू को सेट कर देगा। चलिए, दो प्रॉपर्टी है और दो वेरिएबल है। आप लोग को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी का पहचानने का नियम क्या है। प्रॉपर्टी जब भी बनेगा तो पब्लिक बनेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी इसलिए बनाया जाता है ताकि इसे बाहर से भी एक्सेस किया जाए। इसका खुद का कोई रिसोर्स नहीं होता, खुद का कोई मेमोरी नहीं होता। ये जो मेमोरी यूज करता है वो प्राइवेट वेरिएबल का मेमोरी को यूज करता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वेरिएबल काम कर रहा है स्टोरेज के लिए, वो वही वेरिएबल है जो क्लास लेवल का प्राइवेट वेरिएबल है, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। बट उसे बाहर में अगर एक्सेस किया जाएगा तो स्टूडेंट एज और स्टूडेंट नेम के नाम से नहीं किया जाएगा, उससे नेम और एज के नाम से बाहर एक्सेस किया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यहीं से आपको दिख रहा है सारा चीज़ें। स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज जो प्राइवेट वेरिएबल है, इसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। जब भी क्लास के बाहर एक्सेस होगा तो इस नाम से एक्सेस होगा, प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टी एज। इसके बाद एक और क्लास बनाया गया है जो मेन मेथड है, दैट इज एबीसी। और इसके अंदर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, नाम में वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है, और एज के अंदर वैल्यू असाइन कर दिया। और ये दोनों ऑब्जेक्ट नोट नेम और ऑब्जेक्ट नोट एज को हमने कॉल कर लिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये नेम आखिर आया कहाँ से? तो ये नेम आपको आ रहा है ये प्रॉपर्टी से। अगर ये प्रॉपर्टी पब्लिक नहीं होता तो हम ड्राइवर क्लास के अंदर उसे एक्सेस नहीं कर पाते, मेन क्लास के अंदर उसे एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल है आपका। यहाँ पे ये सिर्फ यहीं तक एक्सेसिबल है, यानी जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है इनकैप्सुलेशन वहाँ पे यूज होता है। इनकैप्सुलेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? शोइंग नॉन एसेंशियल पार्ट, जो कि शो करना नेम और एज जो आपको दिख रहा है, दीज आर द नॉन एसेंशियल वेरिएबल, जो कि आपके लिए एसेंशियल नहीं है। अंदर जो काम हो रहा है एसेंशियल, वो आपको छिपा हुआ है, वो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो आपको हिडन है, गेटर सेटर के अंदर बंद पड़ा है। दिख क्या रहा है आपको? बाहर एक्सेसिबल क्या है? नेम और एज। तो सिक्योरिटी रीजन से इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शंस को बनाया जाता है। इनकैप्सुलेशन के एग्जांपल अगर लिया जाए रियल लाइफ, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मेडिसिन का ही दिखता है कि मेडिसिन ड्रग्स जो बना हुआ वो आपको पता नहीं चल रहा, ऊपर से दिख क्या रहा है? उसका फिजिकल क्वांटिटी दैट आर नॉट द यूजफुल फॉर द यूजर एंड कस्टमर्स। ह्यूमन बींग्स के लिए वो यूजफुल नहीं है फिजिकल क्वांटिटी में जो इनक्लोज्ड है, ठीक है। इसमें कोई क्वेरी है? प्रॉपर्टीज, वेरिएबल, क्लास, ऑब्जेक्ट सब समझ में आ रहा है कैसे कैसे चल रहा है? मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सारे कमेंट्स लाइन को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कुछ ज़्यादा परेशानी ना हो। ज़्यादा भद्दा लग रहा था, बहुत ज़्यादा कमेंट है। आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं आप लोग, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। बाकी वेरिएबल को तो आप लोग पहचानते ही हैं। ठीक है, अब कोई सवाल नहीं होना चाहिए आपका। अगर अभी भी सवाल है तो पूछ लो, कहीं से भी है तो। लाइन बाय लाइन क्लियर हो गया? जी सर। फिर दोस्त कहीं समस्या कुछ इनकैप्सुलेशन में? सर इनकैप्सुलेशन जो एक मेडिसिन की तरह रियल लाइफ एग्जांपल बताएं। मेडिसिन का जो भी
पार्ट्स जो भी उसका होता है वो अंदर होता है, बाकी ऊपर वाला जो नजर आता है, ड्रैग्स वो हमको पार्ट है थोड़ा सा वही ना बता हम दिए। लोग के वो लिए जरूरी फ्रैक्शन था वाला ना। देखिए बताता हूँ, जैसे इनकैप्सुलेशन में क्या होगा कि मान के चलिए आप कोई दवा खरीद के लाते हैं, तो दवा कहीं ना कहीं रैपर में बंद होता है। अंदर रैपर के अंदर का जी सर। दवा जो बना हुआ है वो तो आपको डायरेक्ट नहीं दिखता है, नहीं दिखता ना। नहीं सर, क्या दिखता है? नहीं, उसका रैपर। उसका रैपर ऊपर वाला। ठीक Yes, है, sir. क्या रैपर आपके लिए एसेंशियल है? क्या जरूरी है रैपर? नहीं सर। तो दिख क्या रहा है आपको? रैपर ही दिख रहा है ना। जी सर। दवा तो अंदर बंद है, दवा तो हिडन है ना। ये तो हम समझे सर, एब्स्ट्रैक्शन का बता दें, एनकैप्सुलेशन समझे सर। एब्स्ट्रैक्शन वाला एब्स्ट्रैक्शन में वो क्या हो रहा है? करता जैसे सर? मान के चलिए आपने कॉफ़ी वेंडिंग मशीन देखा है। जी सर। कॉफ़ी वेंडिंग मशीन में होता क्या है कि आपने दूध डाल दिया, चीनी डाल दिया, कॉफ़ी डाल दिया, इसके बाद आपने बटन दबा दिया। ये सब सारा प्रोसेस जो हो रहा है उससे आप अवेयर नहीं है। आप किससे अवेयर हैं? उसका रिजल्ट से। आपके लिए एसेंशियल क्या है? कॉफ़ी बन के मिलना या कॉफ़ी का प्रोसेस जानना? कॉफी बन के मिलना सर। तो बस कॉफ़ी बन के आपको मिल जाएगा, अंदर प्रोसेस क्या हुआ वो आपके लिए हिडन है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। ठीक है सर। जी सर। ठीक है ना। प्रैक्टिस करने के बाद और क्लियर। हाँ बिल्कुल, इसके 2-4 और एग्जाम्पल करिएगा, इधर से उधर से कहीं से भी देख करके समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्लास, ऑब्जेक्ट, वही प्रॉपर्टी, वही मेन मेथड लेना है। उप्स का चैप्टर ख़त्म कर दिया मैंने। अब आगे चलेंगे हम लोग इनकैप्सुलेशन वगैरह पे नेक्स्ट ऐसे, सॉरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, डेलीगेट्स। ठीक है, जब जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा वो आप लोग का, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। जो भी टाइम लगना था उप्स तक लगना था, एक दिन में उप्स तो फिनिश हो गया ना सर। फिनिश हो गया। एक दिन में एक्सेप्शन ख़त्म हो जाएगा, एक दिन में आपका डेलीगेट ख़त्म हो जाएगा, एक दिन में कलेक्शन 2 दिन बेशक लग जाए, फाइल हैंडलिंग 1 दिन में ख़त्म। मतलब मान के चलो 4 या 5 क्लासेज अगर बढ़िया से लग जाएगा तो C# ख़त्म। स्टैटिक क्लास वगैरह एक दिन डिस्कस कर लेंगे। अब स्टैक क्लास आपको पता ही है, एक्सेस फायर हमने बता ही दिया है, और तो कुछ ऐसा छूट नहीं रहा है इसमें। एसक्यूएल सर्वर आपको मैंने पहले ही करा दिया, एसक्यूएल करा दिया था ना। जी सर। हाँ, एसक्यूएल तो पहले ही करा दिया है। सी सब का और वीडियो आपका डाला हुआ है सर? बिल्कुल नहीं, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है C# का, वीडियो वाला, रिकॉर्डेड वाला। इसके पहले का वीडियो पहले वाला नहीं है सर? नहीं। जैसे वही जो बच्चों को मेल वगैरह भेजा है ना, PDF वगैरह, वही होगा, वही मेल पे ही होगा कई बार, है ना। तो हम करा ही रहे हैं सारा कुछ जो है सो। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, कंस्ट्रक्टर आपका हो ही गया है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेलीगेट, फाइल हैंडलिंग, कलेक्शन, जेनरिक, 4 या 5 टॉपिक बचा हुआ है। मैंने मान के चलो ओवरऑल 15 दिन की क्लासेस, 15 जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा C#। ठीक है ना। इस फाइल को PDF बना के भेजता हूँ, आप लोग ज़रा प्रैक्टिस